सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी धरती एक अकेली और ऐतिहासिक एनोमली बनकर रह गई। दुनिया भर में एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि एलियन लाइफ कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन उस लाइफ की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करना और उसके ठोस सबूत ढूंढना हमेशा से एक बेहद मुश्किल और थका देने वाला टास्क रहा है। कम से कम ये तब तक एक मिस्ट्री बनी हुई थी जब तक हमारी नजरें स्पेस की एक रहस्यमय हिस्से पर नहीं पड़ी, जिसे हम ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम के नाम से जानते हैं। एलियन लाइफ की एंडलेस सर्च में साइंटिस्ट को ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम से बेहतर कैंडिडेट बहुत कम ही मिल पाए हैं, क्योंकि अब तक की हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें ये बताती है कि अर्थ लाइक रॉकी प्लैनेट्स ही लाइफ को पनपने के लिए सबसे फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हमें एक ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम मिलता है जो लगभग पूरी तरीके से अर्थ लाइक प्लैनेट से भरा है और कॉस्मिक स्केल पर हमारे काफी करीब भी स्थित है, तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट इस सिस्टम की गहराई को समझने के लिए इतने ज्यादा बेताब हैं। अब इन्हीं साइंटिस्ट ने इंसानियत के सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पेनिट्रेटिंग नजरों को सीधा ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की तरफ मोड़ दिया है, ताकि उन सालों पुराने सवालों का डिसाइसिव जवाब मिल सके। तो क्या JWST के फ्रेश डाटा ने फाइनली इस बात की कंफर्मेशन दे दी कि ट्रैपिस्ट-1 के प्लैनेट्स पर लाइफ के पनपने की कंडीशन मौजूद हैं, या फिर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे सिस्टम के एक एक प्लैनेट का डीप एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट ऑब्जर्वेशनल डाटा ने किस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। किसी भी स्टार सिस्टम को लाइफ के लिए कंपैटिबल और हैबिटेबल घोषित करना अपने आप में एक बहुत ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है। हालांकि हमारा प्राइमरी फोकस उन ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स पर होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहाँ की मैक्सिमम फिजिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक बिहेवियर डायरेक्टली उस होस्ट स्टार पर डिपेंड करता है जिसके इर्द गिर्द वो प्लैनेट घूमते हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद उस अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार को पहचानना होगा, जो आकार में जुपिटर से थोड़ा सा ही बड़ा होने के बावजूद मास में उससे कहीं ज्यादा भारी और डेंस नेचर रखता है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि रेड ड्वार्फ स्टार्स एक्चुअली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे कॉमन और वाइडली स्प्रेड ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि हमारा सबसे करीबी स्टेलर नेबर प्रोक्सिमा सेंट्यूरी भी एक रेड ड्वार्फ स्टार ही है, और हमारे आसपास के करीब 60 तारों में से 50 तारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अपने रिलेटिवली कूल टेम्परेचर की वजह से इन तारों की लाइफ बेहद लंबी होती है। वैसे तो साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत से रेड ड्वार्फ को डिस्कवर किया है जिनके पास अपने एक्सोप्लैनेट्स हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इन स्टार्स को लाइफ के लिए थोड़ा अनरिलायबल कैंडिडेट माना जाता है। इसका प्राइमरी रीजन है इनका गोल्डीलॉक्स जोन में होना। इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये निकल कर आता है कि इस जोन में ऑर्बिट करने वाले लगभग सभी प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हो जाते हैं। टाइडल लॉकिंग का मतलब है कि प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा स्टार की तरफ फेस करता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरी और फ्रीजिंग ठंड में डूबा रहता है। इस परमानेंट नाइट साइड का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर सकता है कि वहाँ प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस भी इजीली फ्रीज होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो किसी भी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म के सर्वाइवल के लिए एक मेजर रोड ब्लॉक क्रिएट कर देता है। इसके अलावा रेड ड्वार्फ स्टार को अक्सर फ्लेयर स्टार के रूप में भी देखा जाता है, जिसका मतलब है कि उनकी ब्राइटनेस और रेडिएशन लेवल एकदम से कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सन में सोलर फ्लेयर आते हैं, लेकिन स्केल में उससे कहीं ज्यादा मैसिव और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में। लेकिन खुशकिस्मती से ट्रैपिस्ट-1 इस मामले में अपने बाकी रेड ड्वार्फ कजिन के मुकाबले थोड़ा शांत और वेल बिहेव नेचर शो करता है। डाटा के अनुसार ये एवरेज रेड ड्वार्फ के कंपैरिजन में 30 गुना कम फ्लेयर अप होता है, जो इन ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स पर एक स्टेबल एटमॉस्फेयर रिटेन करने की पॉसिबिलिटी को काफी हद तक बूस्ट कर देता है। यदि हम ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की डिस्कवरी की टाइमलाइन की बात करें, तो हालांकि होस्ट स्टार को पहली बार 1999 में आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन इसकी कंप्लीट प्लैनेटरी लाइनअप और उससे जुड़े राज 2017 तक दुनिया की नजरों से ओझल ही रहे। ये ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जब ट्रैपिस्ट ऑप्टिकल रोबोटिक टेलीस्कोप ने फाइनल इस सिस्टम की एक्चुअल डेंसिटी और रिचनेस को हमारे सामने एक्सपोज किया। इस रोबोटिक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ट्रैपिस्ट साउथ जो चिले के ऊंचे माउंटेन्स में स्थित है, और ट्रैपिस्ट नॉर्थ जो मोरक्को की एटलस माउंटेन रेंज में अपनी आंखें गड़ाए बैठा है। ये दोनों टेलीस्कोप एक बेहद सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ट्रांजिट फोटोमेट्री कहा जाता है, जो इफेक्टिवली किसी स्टार की ब्राइटनेस में आने वाले उन छोटे और पीरियोडिक डिप्स को मेजर करती है जब कोई प्लेनेट उसके और हमारे लाइन ऑफ साइट के बीच से गुजरता है। आसान शब्दों में समझे तो
जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ते हुए अपने स्टार के सामने आता है तो वो स्टार की लाइट को मार्जिनली ब्लॉक कर देता है और हमारे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस मिनट लाइट वेरिएशन को एक्यूरेटली कैप्चर करके प्लैनेट की ऑर्बिट और उसके साइज को कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाते हैं। इन कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के जरिए ही एस्ट्रोनॉमर्स इनिशियली 3 इनरमोस्ट प्लैनेट्स को आइसोलेट और कंफर्म करने में कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में जब स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का हाईली रिफाइंड और डीप ऑब्जर्वेशनल डाटा इस मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐड किया गया तो टोटल ग्रहों की संख्या बढ़कर 7 हो गई। और सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये निकलकर सामने आया कि ये सातों प्लैनेट टेरेस्ट्रियल यानी रॉकी नेचर के हैं और अपने साइज और मास दोनों में रफली हमारी अर्थ के समान ही हैं, जो उन्हें पूरे यूनिवर्स में आज तक खोजे गए किसी भी सिंगल स्टार सिस्टम के सबसे डेंस और अर्थ लाइक क्लस्टर के रूप में एस्टेब्लिश करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक इतने डिम और छोटे स्टार के इतने करीब घूमते हुए क्या इन सातों प्लैनेट के पास असल में हैबिटेबल होने की कोई वैलिड एस्ट्रोनॉमिकल जस्टिफिकेशन मौजूद है भी या नहीं। इन प्लैनेट के बारे में कुछ भी कंक्रीट कंक्लूजन निकालने से पहले हमें अपने ऑब्जर्वेशनल टूल की बाउंड्रीज को और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझना होगा जिसकी वजह से डीप डाइव पॉसिबल हो पाई। हिस्टोरिकली एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर को स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने रूल्स ऑफ द गेम्स को पूरी तरीके से रीराइट कर दिया। JWST ना सिर्फ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बल्कि सबसे सेंसिटिव स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी भी है। JWST साइंटिस्ट की एक विंग डीप रिकॉग्निसेंस ऑफ एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर थ्रू मल्टी इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के JWST के फोकस को सीधे TRAPPIST-1 सिस्टम पर टारगेट करने का डिसीजन लिया। JWST की सेंसिटिविटी इतनी एक्सेप्शनल है कि ये 40 लाइट ईयर्स दूर स्थित उन प्लैनेट्स की सतह के ऊपर तैरती हुई गैसेस के थिन बैंड्स को भी ट्रेस कर लेता है। ये टेक्निकल मार्वल ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक ब्रिलियंट टेक्निक पर निर्भर करती है, जिसमें टेलीस्कोप सिंपली लाइट के ब्लॉक होने को ही नहीं बल्कि उस लाइट के केमिकल स्पेक्ट्रम में आने वाले माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को भी डीपली एनालाइज करता है। JWST के अंदर लगा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जब उन एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से फिल्टर होकर आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को पढ़ता है तो वो एक मॉलिक्यूलर बारकोड जनरेट करता है। अलग अलग मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स एक स्पेसिफिक और डिस्टिंक्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इस स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन पैटर्न को डिकोड करके साइंटिस्ट ना केवल ये कंफर्म कर सकते हैं कि किसी प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है या नहीं, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी गैसेस कितनी मात्रा में मौजूद हैं। TRAPPIST-1 के मैटर में स्टार का एक्सट्रीमली डिम और कूल नेचर एक्चुअली ऑब्जर्वेशन के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, क्योंकि स्टार आकार में छोटा और कम ब्राइट है। इसीलिए उसके सामने से जब एक प्लेनेट गुजरता है तो लाइट का प्रोपोर्शनल डिप किसी मैसिव स्टार के मुकाबले कई ज्यादा प्रोमिनेंट बन जाता है। इसी स्पेसिफिक एडवांटेज के चलते TRAPPIST-1 सिस्टम की ऑब्जर्वेशन दूसरे किसी भी नॉन सिस्टम के कंपैरिजन में करीब 10 गुना ज्यादा सेंसिटिव और क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी में हमारे पास पहुंचे हैं। दोस्तों, अब हम इस सिस्टम के उस प्लेनेट को देखेंगे जो एस्ट्रोबायोलॉजी और एक्सोप्लैनेटरी साइंस का सबसे प्रॉमिसिंग, सबसे खास और लाइफ सपोर्टिंग पोटेंशियल वाला अल्टीमेट कैंडिडेट माना जाता है। इस प्लेनेट का प्लेसमेंट परफेक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल है। ये मरकरी के ऑर्बिट के 113 फ्रैक्शन पर घूमने के बावजूद इस स्टार सिस्टम के परफेक्टली अलाइन हैबिटेबल जोन के बिल्कुल बुलजाई सेंटर में मौजूद है, जहां इसे हमारे सन से आने वाली अर्थ एनर्जी का प्रिसाइजली 2/3 हिस्सा मिलता है। इसको अर्थ के साइज का 90% होना रिसर्चर्स की क्यूरियोसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ट्रिगर कर देता है और यही कारण था कि ड्रीम्स टीम ने अपने पूरे अवेलेबल ऑब्जर्विंग टाइम को बस इसी अकेले प्लेनेट को स्टडी करने में डेडिकेट कर दिया। अब तक JWST ने TRAPPIST-1 के 4 क्रूशियल प्लेनेटरी ट्रांजिट को मॉनिटर किया है और उस एनालिसिस ने एस्ट्रोनॉमर को ऐसी प्रोफाउंड डिटेल प्रोवाइड की है जिसने थ्योरेटिकल फिजिक्स और प्लेनेटरी मॉडलिंग को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने क्लियर आउट किया कि 1E पर कोई प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसेस जो इसकी अर्ली फॉर्मेशन में प्रेजेंट रही होगी वो स्टार की एग्रेसिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बहुत पहले ही पूरी तरीके से स्टेप अवे हो चुकी हैं। साथ ही वहाँ वीनस की तरह एक कार्बन डाइऑक्साइड डोमिनेंट डेंस हेल्सकेप भी नहीं है और ना ही मार्स की तरह कोई एक्सट्रीमली गैसियस कवर बचा है। सुनने में शायद ये नेगेटिव कंक्लूजन लग सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये बेहद ही गुड न्यूज है, क्योंकि उन स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में से किसी में भी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म का इवॉल्व होना साइंटिफिकली नामुमकिन माना जाता है। तो फिर आखिर TRAPPIST-1 पर एक्सिस्ट क्या करता है,
यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी इमर्ज होती है जो किसी भी साइंस लवर के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। वहाँ एक सेकेंडरी अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर के स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट होने लगे हैं। दोस्तों, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें नाइट्रोजन जैसी हैवी गैस की एबंडेंस हो सकती है और जिसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड वाटर वेपर से चलने वाले ग्रीन हाउस इफेक्ट का फुल सपोर्ट मिल रहा हो। अगर इस एटमॉस्फेयर का टोटल सरफेस प्रेशर एक बार के करीब स्टेबलाइज हो जाए कि वो हीट को प्लेनेट के दिन वाले साइड से सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट करके उस डार्क और फ्रोजन साइड तक ले जा सके जहाँ हमेशा रात रहती है। अगर ऐसा फ्लो मेंटेन रहता है तो टाइडल लॉकिंग की समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी और पूरी प्लेनेट पर एक वास्ट ग्लोबल ओशन पनप पाएगा। यदि ये स्पेकुलेशन कंप्लीटली वेरीफाई हो जाती है तो ये डिस्कवरी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। हालांकि दूसरे थ्योरेटिकल मॉडल को एक अलग एंगल से देखते हुए ये सजेस्ट करते हैं कि ये एक कूल प्लेनेट हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट में स्टार के रिलेटिवली कूल होने के कारण उसकी मैक्सिमम रेडिएशन इंफ्रारेड बैंड में होती है, जिसे एटमॉस्फेयर के अपर पोर्शन में स्थित मीथेन डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और सरफेस तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती। इस हाइपोथेसिस में ग्लोबल ओशन की प्रोबेबिलिटी तो खत्म हो जाती है, लेकिन टर्मिनेटर हैबिटेबिलिटी का स्कोप क्रिएट हो जाता है, यानी प्लेनेट के दिन और रात को सेपरेट करने वाली उस नैरो इटर्नली ट्विलाइट लाइन पर एक वार्म और स्टेबल स्ट्रिप ऑफ लाइफ का पनपना पूरी तरह से पॉसिबल हो जाता है। और अगर हम सतह के नीचे देखने की कोशिश करें तो ये भी एक वाइबल ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ यूरोप और एनसेलेडस की तरह सब सरफेस ओशन मौजूद हों, जहाँ डीप थर्मल वेंट्स उन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ को लगातार नरिश करते हों। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन की कंबाइंड वेट के बाद आज हम एक बेहद कंफ्यूजिंग लेकिन आशावादी मोड़ पर खड़े हैं। ट्रैपिस 1 या तो एक ठंडा, बंजर और लाइफलेस कॉस्मिक ग्रेवयार्ड है या फिर वो एक धड़कता हुआ बायोलॉजिकल मार्वल है जिसके पास अपनी इंटरनल इंजन की टाइडल हीट, केमिकल एलिमेंट्स की एबंडेंट डेंसिटी और सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्टिव लेयर मजबूती से एग्जिस्ट करता है। हमेशा की तरह यूनिवर्स अपने राज जल्दी सरेंडर नहीं करता। हो सकता है कि हमें इन सारी क्वेश्चन का डेफिनेटिव आंसर तब तक ना मिले जब तक हमारा अगला मॉन्यूमेंटल स्पेस टेक प्रोजेक्ट हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी 2041 में सक्सेसफुली लॉन्च ना हो जाए। लेकिन उस गोल्डन एरा का इंतजार करते हुए आज हम इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से मैच्योर हो रही है। ये अपने आप में किसी मॉडर्न मिरेकल से कम नहीं लगता कि आज एक छोटी सी प्लेनेटरी शेडो जो 40 लाइट ईयर्स की दूरी और लगभग 380 ट्रिलियन किलोमीटर का स्पेस क्रॉस करके हम तक पहुंच रही है, उसे पढ़कर GWST जैसे एस्ट्रोनॉमिकल वंडर एलियन वर्ल्ड की गैसेस और मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की प्रिसाइज अकाउंटिंग कर रहे हैं। पासिंग मंथ के साथ साइंटिस्ट इन एटमॉस्फेरिक सिग्नेचर में नॉइज और इंटरफेरेंस को इफेक्टिवली वीड आउट करते जा रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही उन्हें वो स्मोकिंग गन सिग्नेचर मिल जाए जिनकी तलाश उन्हें परसों से थी। चाहे इस ट्रैपिस सिस्टम के प्लेनेट इवेंचुअली इनहॉस्पिटेबल निकलें या फिर ऐसे अनयूजुअल और अजीब दुनिया में बदल जाएं जहां इवोल्यूशन ने बायोलॉजी को कम्प्लीटली अलग तरीके से इंजीनियर किया हो, एक बात तो पूरी तरीके से तय है, हमें इस एंडलेस ओशन ऑफ स्टार्स में एक ना एक दिन एलियन लाइफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। मार्स के डस्टी क्रेटर से लेकर इन दूर दराज एक्सोप्लैनेट के ट्विलाइट जोन तक जब नेचर इतने सारे डाइवर्स वेरिएबल्स को एक साथ प्रेजेंट कर रही है तो वहाँ बायोलॉजिकल सक्सेस का इमरजेंस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी का खेल नहीं रह जाता। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का फॉर्मली डिस्कवर होना अब किसी हाइपोथेटिकल फिक्शन का सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी बन चुका है। और उस प्रोफाउंड रियलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अब ये क्वेश्चन बाकी नहीं रहता कि क्या हम ये खोज पाएंगे, बल्कि आखिरी सवाल सिर्फ और सिर्फ यही रह जाता है कि हम ये कब खोजेंगे। तो दोस्तों, हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। I'll see you in the next one.